कभी आपने सोचा है, कोई इंसान जो खेतों में पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी कमाता है, वो अचानक अपराधी कैसे बन जाता है? क्या अपराध उसके खून में था या हालात ने उसे मजबूर कर दिया? आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने ईमानदारी को अपना धर्म माना, लेकिन जब उसे हर मोड़ पर सिर्फ अन्याय मिला तो उसके भीतर वो आग जली जिसने एक इंसान को अपराधी बना दिया। जानिए अपराधी का जन्म, एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपके अंदर भी कई सवाल जगा दे। रामस्वरूप सुबह सुबह उठता है। उसका घर मिट्टी का है, छत से धूल झरती है, दरवाजे की दरारों से रोशनी अंदर घुसती है और बाहर से किसी मुर्गे की बांग सुनाई देती है। पत्नी गीता एक पुरानी चादर ओढ़े खांसती है। चूल्हे में जलाने को लकड़ी नहीं है। रामस्वरूप अपनी बकरी की रस्सी खोलता है और धीरे से खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे भोला राम मिलता है, गांव का मजाक उड़ाने वाला शराबी। वह कहता है, अरे रामू, अब भी खेत में हल चला रहा है, जमीन तो सरपंच की हो चली है। रामस्वरूप मुस्कुराता है, जवाब नहीं देता। उसका खेत 3 बीघा है, पानी की व्यवस्था खुद करनी होती है, सरकारी पंप चालू नहीं होते, बिजली का ट्रांसफार्मर महीने से खराब पड़ा है और गांव के बड़े लोग, विधायक, प्रधान, सबने अपने खेतों तक पाइप बिछवा रखी है। रामस्वरूप हाथ से कुआं खींचता है, दिन में 2 बार खेत में पानी डालता है। खेत में गेहूं की बालियां कमजोर हैं, लेकिन उम्मीद मजबूत है। शाम को वह थका हारा लौटता है। घर पर रोटी के साथ सिर्फ नमक और प्याज है। बेटा, पिंटू स्कूल से लौटता है, कहता है, पापा, मास्टर जी ने कहा टिफिन लाना जरूरी है, कल से नहीं लाए तो स्कूल से निकाल देंगे। रामस्वरूप के पास जवाब नहीं है। वह चुपचाप दीवार पर टंगी अपनी पत्नी की पुरानी साड़ी को देखता है, जिसमें उसने एक जेब सी सिलकर 25 रुपए छिपाए हैं। यही उसकी दुनिया की पूंजी है। अगली सुबह वह तहसील जाता है, पुराने कर्ज का ब्यौरा देने। दरोगा से मिलना है, क्योंकि उसकी जमीन का विवाद फिर से उठा है। तहसील में बाबू घूरता है, कहता है, तुम्हारी जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। कागज बोलते हैं। रामस्वरूप चौंकता है, कैसे? ये तो मेरे दादाजी के नाम थी, उसके बाद मेरे पिताजी और अब मेरे नाम पर खतौनी है। बाबू हंसता है, अब नहीं है। सरपंच ने दावा किया है कि यह जमीन सरकारी है और उसकी बोली में ली गई है। रामस्वरूप कोर्ट जाता है, वकील ढूंढता है। कोई कहता है, सरकारी वकील को मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगा। सरकारी वकील फाइल देखता है और कहता है, चिंता मत करो, केस मजबूत है, हम जीतेंगे। रामस्वरूप राहत की सांस लेता है। पर 2 हफ्तों बाद कोर्ट में केस की सुनवाई होती है। सामने पक्ष, सरपंच और जिला प्रमुख के लोग झूठे दस्तावेज, नकली गवाह और खरीदी हुई रिपोर्ट लेकर आते हैं। सरकारी वकील चुप है, वह बहस नहीं करता। रामस्वरूप हैरान है, पूछता है, साहब, आप कुछ बोले क्यों नहीं? वकील धीरे से कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, जज ने फाइनल सुनवाई कर दी है। बाहर निकलते समय उसे वही सरपंच दिखाई देता है जो हंसते हुए कहता है, रामू, मेहनत से पेट पालो, अदालतों से उम्मीद मत पालो। रामस्वरूप कुछ नहीं कहता। वह सीधा अपने खेत पर लौटता है। देखता है ट्रैक्टर उसके खेत में चल रहा है। सरपंच के आदमी जमीन जोत रहे हैं। वह रोकने की कोशिश करता है, लेकिन 4 गुंडे उसे धक्का दे देते हैं। अब यह जमीन तेरी नहीं रही, समझा। उस दिन रामस्वरूप देर रात तक खेत के किनारे बैठा रहता है। गीली मिट्टी उसकी हथेलियों में चिपक जाती है, लेकिन वह छोड़ता नहीं। घर लौटकर देखता है, बेटे को बुखार है और पत्नी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वह बिना कुछ बोले अंदर जाता है और दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर को देखता है। कहता है, अगर तू है तो अब मेरी परीक्षा मत ले। अगली सुबह रामस्वरूप ट्रॉली लेकर गांव के सबसे बड़े साहूकार के पास जाता है। उससे 2000 का उधार मांगता है। साहूकार कहता है, जमीन तेरे पास रही तब तक दे दिया, अब क्या गिरवी रखेगा? अपनी बीवी को छोड़ जा। रामस्वरूप के कान सुन्न हो जाते हैं। वह चुपचाप लौटता है और उसी दिन वह अपने आखिरी 2 बकरों को बेच देता है। बेटे के लिए दवा और पत्नी के लिए 1 किलो चावल खरीदता है। तीसरे दिन खेत की ओर जाता है तो देखता है उसकी भैंस भी गायब है। रस्सी टूटी हुई है और पैरों के निशान गांव की बड़ी हवेली की ओर जाते हैं। वह भागता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया जाता। दरवाजे पर खड़ा नौकर कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है?
लौट जा। राम स्वरूप अपने हाथ जोड़े कहता है, मेरी भैंस वहीं अंदर है, मुझे वापस चाहिए। वह मेरे बेटे का सहारा है। भीतर से सरपंच की हंसी आती है। अगर तेरे पास कुछ होता तो तू झोपड़ी में नहीं रहता रामू। वह खून का घूंट पीकर लौटता है। उस रात पहली बार राम स्वरूप की आंखों में नींद नहीं होती, न आंसू आते हैं न उम्मीद, केवल एक सोच, क्या मैं वाकई कुछ भी नहीं हूँ? उसी सोच के साथ सुबह होती है, लेकिन यह सुबह वैसी नहीं है जैसी पहले होती थी। अब खेत नहीं बुलाता, हल नहीं दिखता और सूरज की रोशनी तेज नहीं लगती। अब उसके भीतर कुछ नया जाग रहा है, कुछ ऐसा जो सालों से दबा हुआ था और अब धीरे धीरे बाहर निकलने को तैयार है। रात बीत चुकी थी, लेकिन राम स्वरूप की आंखों में नींद नहीं थी। सारा गांव गहरी नींद में डूबा था, मगर उसके भीतर एक तूफान सा उमड़ रहा था। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी। गीता ने बिना कुछ कहे खाली बर्तन धो दिए। पिंटू करवट बदलता रहा। राम स्वरूप बिना बोले आंगन में बैठा रहा, आसमान की ओर ताकता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ वह सीधे चौकी पहुंचा। मेरी भैंस चोरी हो गई है साहब, उसने कहा। थानेदार ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी ओर देखा और बोला, तब गई थी? परसों रात मैंने खुद पैरों के निशान हवेली की ओर जाते देखे हैं। थानेदार हंस पड़ा। अच्छा, अब सरपंच जी भैंस चुराएंगे और तू गवाह बनेगा? मैंने खुद देखा है साहब, मेरी कमाई का आखिरी सहारा थी। थानेदार ने डंटते हुए कहा, जा पहले फेर का ड्राफ्ट बनवा कर लाओ और 2 गवाह भी, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। राम स्वरूप थक हार कर लौट गया। उसी दिन गांव में पंचायत बैठी थी। राम स्वरूप वहां पहुंचा और कहा, मेरी भैंस वापस दिलवाइए, मेरी जमीन पहले ही छिन गई, अब और क्या करोगे? सरपंच कुर्सी पर बैठा था, पंखा झलवाते हुए बोला, तेरा सब्र बहुत लंबा खिंच रहा है रामू, कहीं गुस्सा मत दिला देना। कानून की लकीर पार कर दी तो समझ लेना। बूढ़े बुजुर्ग भी चुप बैठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। राम स्वरूप को आज गांव पर भरोसा नहीं रहा। उसी रात वह खेत के पास एक टूटे हुए नल की टंकी पर बैठ गया। दूर से देखता रहा, कौन उसके खेत में दाखिल होता है। करीब 2 घंटे बाद 2 आदमी टॉर्च लेकर आए। वह चुपचाप झाड़ियों में छिपा रहा। उनके जाने के बाद राम स्वरूप दबे पांव गया और झाड़ियों में छिपी एक पुरानी रस्सी मिली, वही जिसकी गांठ उसकी भैंस की गर्दन में थी। अब उसे यकीन हो गया था, उसकी भैंस चुराई गई थी और शायद हवेली में ही थी। सुबह होते ही वह फिर से थाना गया। इस बार वह चुप नहीं रहा। मैंने सबूत ढूंढ लिया है, यही रस्सी, यही निशान, अब भी फर नहीं लिखोगे? थानेदार ने उसे एक झापड़ मारा। कहां कहां से चले आते हैं ये झुग्गी वाले, भैंस के नाम पर विद्रोह करने चले हो? राम स्वरूप वही रस्सी छोड़कर चुपचाप निकल गया। 3 दिन बाद खबर आई, सरपंच के बेटे की शादी है, बड़ी तैयारी है। पूरी हवेली में चमक, लाइटें और डीजे बज रहा था। गांव के कुछ लोग बुलाए गए थे। राम स्वरूप नहीं गया, लेकिन वह दूर से खड़ा होकर देखता रहा। उसने देखा, पीछे के तबेले में उसकी वही भैंस बंधी है, काले रंग की, गर्दन पर सफेद धब्बा, वही पहचान। उसने लाठी उठाई और सीधे पीछे के हिस्से की ओर भागा। दरवाजे पर खड़ा नौकर उसे रोकता है, लेकिन इस बार राम स्वरूप उसे धक्का देता है। अंदर जाता है, भैंस की रस्सी खोलता है, लेकिन तभी 2 गुंडे उसे पकड़ लेते हैं, मारते हैं, वहीं उसे बांध देते हैं। आवाजें तेज होती हैं, अरे चोर पकड़ा गया। अब पूरा तमाशा बन गया था। सरपंच बाहर आता है, अबे ओ चोर, तू तो खुद कहता था कि तू ईमानदार है। राम स्वरूप चीखता है, ये मेरी भैंस है, तुमने इसे चुराया है। ये वही है जो मेरे बेटे के लिए दूध देती थी, तुमने सब छीन लिया। लोग हंसते हैं। सरपंच कहता है, सुनो, इसका इलाज चाहिए, अब ये पगला गया है, ले चलो गांव से बाहर कर दो। अगले दिन उसे गांव की सीमा से बाहर फेंक दिया गया। पिंटू माँ से पूछता है, माँ पापा कब आएंगे? गीता कहती है, बेटा वह हमें कुछ देकर आएंगे, कुछ ऐसा जो हमारे नाम का होगा। राम स्वरूप अब जंगल के पास एक टूटी झोपड़ी में रहने लगा। खाने के लिए जंगल से जड़ी बूटियां लाता, कुछ गुजर बसर करता, पर उसके मन में अब चुप्पी नहीं थी। अब वह हर दिन सोचता, मुझे कोई और राह ढूंढनी होगी। उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। राम स्वरूप ने उसके साथ पेड़ काटने का काम शुरू किया, लेकिन गांव में उसका नाम अब भी चोर जैसा लिया जाता। एक दिन गांव के स्कूल में आग लग गई।
लोग इधर उधर भागे, लेकिन अफवाह फैल गई कि रामस्वरूप ने जलाया है, वह बदला ले रहा है। पुलिस ने उसे फिर पकड़ा और 3 दिन के लिए हवालात में डाला। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जंगल में था। लेकिन इस बार कोई नहीं सुन रहा था। हवालात की उस अंधेरी कोठरी में पहली बार उसके मन में विचार आया, अगर मुझे बिना कुछ किए ही अपराधी समझा जा रहा तो क्यों न सच में बन ही जाऊं। कम से कम कारण तो होगा। जेल से छूटकर वह चुपचाप वापस गया। पत्नी और बेटा अब भी उसी पुराने झोपड़े में थे। गीता की आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें डर नहीं था। अब क्या करोगे रामस्वरूप? उसने पूछा। उसने कहा, अब मैं वही बनूंगा जो दुनिया चाहती है, लेकिन अपने तरीके से। उस दिन से उसके भीतर एक औरत की तरह सहने वाला पुरुष मर गया था। अब जो बचा था वह चुप नहीं था, शांत नहीं था और ईमानदार नहीं था। अब वो सोच रहा था, न्याय मांगकर नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, और अब मैं वही करने जा रहा हूँ। पिंटू स्कूल नहीं जा रहा था। माँ दिन भर खांसती रहती थी। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा था। रामस्वरूप दूर से ये सब देखता रहा और खुद को धिक्कारता रहा। लेकिन अब उसकी आत्मा में कोई दया नहीं बची थी। अब वह कमजोर नहीं रहना चाहता था। वह न्याय का नहीं, बदले का रास्ता चुन चुका था। वह गांव से बाहर रेलवे लाइन के पास की झोपड़ियों में गया। वहाँ वो लोग रहते थे जिनका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, सिर्फ एक नाम होता है, अपराधी। वहाँ उसकी मुलाकात हुई नफीस से, एक पुराना जेबकतरा जो अब शराब तस्करी करता था। नफीस ने रामस्वरूप की आंखों में कुछ देखा, दर्द भी था, गुस्सा भी। रामस्वरूप ने सिर्फ एक बात कही, मुझे कोई ऐसा काम बता जिसमें भूखा न मरना पड़े और किसी का डर ना रहे। नफीस ने पूछा, पुलिस से डर नहीं लगता? रामस्वरूप ने जवाब दिया, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मुझे किसी का डर नहीं। पहली बार उसने कुछ पैसों के बदले चोरी का माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। बस एक झोली थी, लेकिन उसमें छुपा था एक नया रास्ता। 3 हफ्तों तक वह लगातार यही करता रहा। पुलिस की आंखें बचाकर काम करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता नहीं बल्कि मजबूत होता गया। एक दिन नफीस ने कहा, अगला काम थोड़ा भारी है। सरपंच के फार्म हाउस से एक खास फाइल चुरानी है। रामस्वरूप चौंका। सरपंच का? सरपंच का? नफीस बोला, हाँ, किसी बड़े आदमी का जमीन सौदा है, किसी को ब्लैकमेल करना है। तू चाहे तो मना कर सकता है। रामस्वरूप चुप रहा। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान आई। रात के 1 बजे वह फार्म हाउस के पीछे की दीवार फांदता है। उसकी आंखें साफ देख रही थीं। यही वही जगह थी जहां से उसकी जिंदगी बिगड़ी थी। वह सीधा अंदर गया, ऑफिस के कमरे में दाखिल हुआ, फाइल ढूंढी और निकलने ही वाला था कि कमरे की बत्ती जल गई। सरपंच सामने खड़ा था। कौन है? रामस्वरूप एक पल को रुका, फिर सामने आया। सरपंच ने कहा, अरे तू अब चोर भी बन गया। रामस्वरूप की आंखों में न शर्म थी न पछतावा। मैं चोर नहीं बना सरपंच। आपने बोर्न नहीं बना सरपंच, आपने बनाया है। सरपंच ने हंसते हुए कहा। को जोर से धक्का दिया। सरपंच जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खून बहने लगा। रामस्वरूप ने फाइल उठाई और बोला, आज ये फाइल मैं लेकर जा रहा हूँ। कल तक तेरा नाम पूरे जिले में गूंजेगा और तुझे खुद पुलिस तलाशेगी। अगले दिन वही फाइल एक पत्रकार के पास पहुंची। जमीन घोटाले की खबर अखबारों में छप गई। जिला मुख्यालय में हड़कंप मच गया। सरपंच पर जांच बैठी। गांव वालों को पहली बार शक हुआ, क्या वाकई रामस्वरूप सही था? लेकिन रामस्वरूप को इससे कोई मतलब नहीं था। अब वो नफीस के जरिए और भी खतरनाक कामों में कूद चुका था। कहीं शराब की गाड़ी लूटना, तो कहीं वोटों की पेटियां गायब करना। उसके पास अब पैसे थे। एक दिन वह चुपचाप अपने पुराने घर लौटा। पिंटू और गीता दरवाजे पर खड़े थे। गीता ने पूछा, कहाँ चले गए थे? रामस्वरूप ने एक थैली आगे बढ़ाई। उसमें चावल, दाल, आटा और दवाइयाँ थीं। गीता ने आंसू भरकर पूछा, तुम ये सब कहाँ से लाए हो? रामस्वरूप बोला, जिससे तुमने सब छीना, अब मैं उसी से सब छीन कर लाया हूँ। गीता कुछ नहीं बोली। रात को रामस्वरूप चुपचाप अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए सोच रहा था, मैं अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं वही बनता जा रहा हूँ जिससे लड़ रहा था? अगले दिन वह एक पुराने जज के पास गया। उसने सारी आप बीती सुनाई। जज ने कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है,
लेकिन रास्ता नहीं। राम स्वरूप ने जवाब दिया, जब रास्ता नहीं मिलता तब लोग जंगल काटकर खुद रास्ता बनाते हैं। मुझे अब कोई डर नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से पुलिस उसकी तलाश में लग गई। उसकी तस्वीर थाने में टंग गई। खतरनाक अपराधी, पकड़ने पर इनाम तंशास। राम स्वरूप को अब हर ओर से छुपना पड़ रहा था। पर एक बात थी, अब गांव के कई लोग उसका नाम इज्जत से लेने लगे थे। उसे अब भी भूख थी, लेकिन इंसाफ की। अब वह सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, अब उसके पीछे वो सब थे जिनका सिस्टम ने मजाक उड़ाया था। राम स्वरूप अब हर अखबार की हेडलाइन बन चुका था। पुलिस उसका पीछा कर रही थी। गांव में दबी दबी जुबान में लोग कहने लगे थे, जिसे सबने चोर कहा, वही अब सबका मसीहा बन गया है। लेकिन ये मसीहा अब घर लौट नहीं सकता था। वह एक छोटे से कस्बे में छिपा। वहीं एक पुराना जानकार मिला, हरिनाथ नाम का एक रिटायर्ड फौजी, जो अब भी सिस्टम से लड़ा करता था। हरिनाथ ने पूछा, तू कहाँ से आया है? राम स्वरूप ने सब कुछ बताया। हरिनाथ चुप रहा, फिर बोला, ये देश अपराधियों का नहीं, का उसका गला पकड़ना पड़ता है। राम स्वरूप को उस बूढ़े फौजी की बातों में सच्चाई लगी। उसने हरिनाथ के साथ रहकर जीने का नया तरीका सीखा। लेकिन उसका मन अब भी सुलग रहा था। एक दिन खबर मिली, हाईकोर्ट ने सरपंच की जमीन पर स्टे लगा दिया है। राम स्वरूप सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, इतने सालों बाद एक फैसला आया, लेकिन अब मेरे पास वह खेत नहीं बचा, न वो आदमी बचा जो तब था। हरिनाथ ने उसे समझाया, लड़ाई इंसाफ की हो तो कभी खत्म नहीं होती, पर तू अपने बेटे के लिए लौटना चाहे तो अभी समय है। राम स्वरूप घर लौटा। गीता की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। दवाइयों के नाम पर कुछ नहीं बचा था। पिंटू अब बड़ा हो चुका था। चौथी कक्षा से सीधा मजदूरी में पहुंच गया था। राम स्वरूप ने गीता को दवा लाकर दी। गीता ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, मैं जानती हूँ तू गलत नहीं था, लेकिन तेरा रास्ता ठीक था या नहीं, ये तुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उस रात गीता की सांसें थम गईं। पिंटू कुछ नहीं बोला, बस माँ के पैर पकड़कर बैठा रहा। राम स्वरूप अंदर से टूट गया, पर आंखों में आंसू नहीं थे। शव को जलाते समय उसने बस एक वाक्य कहा, जिस न्याय के लिए मैंने सब गंवाया, वही मुझे मेरी औरत से दूर ले गया। अब उसके पास सिर्फ बेटा था। एक हफ्ता बीता। राम स्वरूप ने फैसला किया, अब मैं खुद कोर्ट जाऊंगा, खुद केस लड़ूंगा और खुद को पेश करूंगा, क्योंकि मैं भागा नहीं हूँ। मुझे बस सुना नहीं गया। कोर्ट में सभी चौंक गए। एक वांछित अपराधी खुद सामने आया था। जज ने पूछा, क्या आप वकील रखना चाहेंगे? राम स्वरूप ने सिर हिला दिया, नहीं, मेरी जिंदगी के खिलाफ जो हुआ वो किसी कागज पर नहीं था। मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ूंगा। फिर उसने एक एक करके बताया, खेत छीनना, केस पलटना, भैंस चोरी, पंचायत का अपमान और सबूतों का गायब हो जाना। पूरा कोर्ट हाल शांत था। जज ने पूछा, आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? राम स्वरूप बोला, क्योंकि कानून ने मुझे कभी हाथ में नहीं लिया। फिर उसने वो आखिरी वाक्य कहा, मुझे सजा चाहिए, लेकिन पहले वो गिन लीजिए जिनकी वजह से मैं अपराधी बना। जज मौन था। उस दिन अदालत ने सुनवाई स्थगित की और उस केस को जनहित याचिका की श्रेणी में ले लिया। अखबारों में खबर छपी, एक किसान ने कोर्ट में खुद को गुनहगार नहीं, समाज का आईना बताया। पर पिंटू ने पूछा, पापा क्या आप जेल जाओगे? राम स्वरूप ने कहा, शायद, पर अगर कभी तुम भी इस रास्ते पर आओ तो अपने फैसले खुद लेना और कभी किसी को मत बनने देना जो मैं बन गया। उस रात वह पहली बार चैन से सोया। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर तप रहा था। रामलाल अपने झोपड़े के बाहर खाट पर बैठा था। आंखों में लाचारी और चेहरे पर हार की गहरी रेखाएं थी। उसके भीतर अब इंसाफ की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान की आखिरी चिंगारी अब भी धक रही थी। गांव में उसकी बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता था। जब भी वह बताता कि कैसे कोर्ट ने झूठे सबूतों और खरीदे हुए गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया, लोग चुप हो जाते, कोई डर से, कोई मतलब से। उसकी पत्नी अब भी दिन रात रोती रहती थी। बच्चा हर रोज स्कूल जाते वक्त पूछता, बाबा हमें इंसाफ कब मिलेगा? रामलाल कुछ कह नहीं पाता, बस चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेरता और नजरें झुका लेता। एक शाम गांव के बाहर के सूने बाग में रामलाल एक बूढ़े आदमी से मिला।
वो आदमी पुराने जमाने का क्रांतिकारी था जो अब गांव में छुपकर रह रहा था। उसने रामलाल की आंखों में उठती बेचैनी देखी। उसने धीरे से पूछा, क्या अब तूने मान लिया कि ये समाज तुझे न्याय नहीं देगा? रामलाल ने गर्दन हिलाई। मैंने सब कुछ खो दिया बाबा, अब मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। बूढ़े ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, कुछ तो है तेरे अंदर, तुझे अभी भी जलना है, आग बनकर। उसने अपनी जेब से एक पुराना पेपर निकालकर रामलाल के हाथ में रखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने तुझे तोड़ा, अब ये फैसला तुझे करना है, तू क्या बनेगा? अगली सुबह रामलाल गांव से गायब था। लोग सोचने लगे कि कहीं आत्महत्या न कर ली हो, मगर वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने फैसला कर लिया था, अब वो अदालतों से, नेताओं से, अफसरों से नहीं लड़ेगा। अब वो सीधा हिसाब करेगा। वो शहर गया, मजदूरी की, खून पसीना बहाया, पैसे जोड़े, लेकिन अब वो बैल नहीं बना था, उसके भीतर अब एक शिकारी था। उसने एक नामी वकील की हत्या की खबर टीवी पर देखी। कुछ दिन बाद वो मंत्री का खास आदमी सड़क पर गोलियों से छलनी मिला। फिर गांव के थाने में इंस्पेक्टर की हत्या हो गई। तीनों घटनाओं में एक चीज समान थी, किसी के पास कोई सुराग नहीं था। पुलिस परेशान, सरकार हिल गई, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। और फिर एक रात रामलाल अपने गांव लौटा। चेहरे पर अब डर नहीं था। गांव वाले सन्न रह गए। उसने गांव के चौपाल पर खड़े होकर ऐलान किया, मैंने इंसाफ लिया है, अब मैं अपराधी हूँ, मगर वो अपराध जो मुझे सिस्टम ने सिखाया, मैं वो हूँ जो तुम सब में भी छुपा है, बस तुमने अब तक उसे जगाया नहीं। गांव में सनसनी फैल गई। कुछ लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, मगर कुछ युवाओं ने उसकी बातों में सच्चाई देखी। एक नौजवान बोला, हमें लड़ना है, मगर जैसे रामलाल लड़े वैसा नहीं, हमें संगठन बनाना है और सच्चाई के लिए बोलना है। रामलाल ने उस नौजवान की ओर देखा। उसकी आंखों में वही आग थी जो कभी रामलाल की आंखों में थी। अगले दिन रामलाल ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वाले देखने आए, मगर अब उसके चेहरे पर हार नहीं बल्कि गर्व था। जेल की सलाखों में बैठा रामलाल मुस्कुरा रहा था। उसने दीवार पर लिखा, जब न्याय मर जाए तो अपराध जन्म लेता है, और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। एक और रामलाल, एक और न्याय की चिंगारी। तो प्रिय दर्शकों, अब आप बताइए, क्या वाकई वो किसान अपराधी था, या फिर समाज, व्यवस्था और सत्ता की लाठी ने एक साधारण इंसान को उस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया? क्या होता अगर उसे समय पर न्याय मिल जाता? अपने विचार जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नई सोच, नई सच्चाई और नए सवालों के साथ। धन्यवाद।